brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। किसी की दिलचस्पी आंकड़ों में थी तो किसी की दिलचस्पी फूल मालाओं के रंग में, किसी की दिलचस्पी अवैध घोषित किए वोटों में थी तो किसी की दिलचस्पी पोलिंग एजेंट के बयान में। फिर दिलचस्पियां पैदा हुई कि कौन मिलने पहुंचा, किसने क्या बयान दिया और गांधी परिवार उनका रुख क्या रहा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें देश की सियासत के बारे में विस्तार से चर्चा होती है। आज के नेता नगरी में, जैसा शुरुआत से आप भांप गए होंगे, बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में, उनके सामने की चुनौतियों के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं तीन मेहमान। सबसे पहले रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नागार्जुन। नागार्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद नागार्जुन हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को इनका एक और परिचय बता दें, ये कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हमराही भी हैं। दोनों कितनी ही सुबह लंबी यात्रा पर, लंबी वॉक पर निकले हैं। कांग्रेस इन दिनों बहुत सारी यात्राएं कर रही है। एक यात्रा खड़गे जी और नागार्जुन जी भी कर चुके हैं साथ में कई दिनों की, जिसमें कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी हुई। ज्यादातर चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड थी, पर हम उम्मीद करेंगे कि नागार्जुन अपने हिस्से के किस्से नेता नगरी के दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार जो आज बहुत मुदित हैं। राजदीप सरदेसाई इसलिए बहुत खुश हैं कि वो आज इस पूरे शूट के बाद जलेबी, समोसे और चाय इत्यादि का सेवन करेंगे, और राहुल श्रीवास्तव जी इसलिए खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजदीप खुश हैं कि उन्हें बिना पेमेंट के ये सब खाने को मिल रहा है। इन दोनों सदैव शाश्वत और विद्वता से परिपूर्ण मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नागार्जुन, पहली टिप्पणी आपसे। हमने आरवम के लिए भी आपसे चर्चा की, लल्लन टॉप शो में भी आपकी बात दिखाई। कर्नाटक की ही चुनौती से शुरू करते हैं, और उससे भी पहले कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या इमेज है, क्या स्टैंडिंग है, किस तरीके के वहां रिएक्शंस आ रहे हैं, और उनकी 1972 से लेके 2008 तक की जर्नी, उस पर खास तौर से बताइएगा, क्योंकि 2009 से फिर वो बेमन से ही सही कई लोगों ने कहा कि दिल्ली आने को राजी हो गए थे। नागार्जुन, ओवर टू यू। वेल सौरभ जी, पहली बार जब कल रिजल्ट आया, काफी सारे नेताओं जो यस्टरियस नेताओं बोलते हैं, उनके मन में एक बुरा खुशी हो गया कि वो खड़गे जी का बहुत क्लोज थे और उनको पता लगा था डीके शिव कुमार और जो सिद्धरामैया हमें टिकट नहीं देंगे। उनका एक आखिरी इच्छा है खड़गे साहब जैसे भी होंगे इस बार 2023 इलेक्शन में उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वो खड़गे साहब की काफी खास है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, काफी सारे लोग ऐसे 2013-2018 में खड़गे साहब की वजह से कर्नाटक असेंबली में टिकट्स भी लिया है। 2019 में लोकसभा में भी टिकट मिला है। काफी लोगों को राज्यसभा सीट भी मिला है, सिर्फ खड़गे साहब की एक रिकमेंडेशन की लेटर की वजह से। अब तो पूरा पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद इधर काफी सारे नेताओं को, टीयर 2, टीयर 3 हैदराबाद कर्नाटक को नेताओं को, जैसे वो खुद एआईसीसी प्रेसिडेंट, उनको लग रहा है कि वो खड़गे साहब के इतने क्लोज है, तो वो उनको खुद लग रहा है हम ही एआईसीसी का अध्यक्ष बन गए, उनका चांसेस ज्यादा हो गए, उनको लग रहा है। तो 2023 में, जैसे मैं बता रहा था पिछले शो में भी, एक और फ्रंट बनेगा कर्नाटक में, एटलीस्ट इस राज्य में खड़गे फ्रंट। जो डीके शिव कुमार फ्रंट था, सिद्धरामैया एक कैंप था, अभी खड़गे जी का एक खुद का कैंप होगा। जो यस्टरियस नेताओं बोलते हैं वो सब अभी जाग चुके हैं, उठ चुके हैं। उनको लग रहा है उनका आज जो 2023 का 6 महीने में बचा हुआ है, लास्ट एक्शन हो जाएगा और खड़गे जी उनको मदद करेंगे, ऐसा लग रहा है। काफी सारे नेताओं राज्य में पूरे जाके कल और परसों खड़गे जी से मिले, वेलकम किया उनको और कंग्रेचुलेट किया। मिनिमम 600 to 700 सिर्फ लोग एस्पिरेंट्स जो कहते हैं खड़गे जी से कल और परसों मिले हैं। खड़गे जी ने उनके खुद के जैसे जस्टिस बोलते हैं, इज ओनली बीन स्माइलिंग, ऐसा आंसर आया। जैसे मैंने काफी सारे नेताओं से बात की, आप मुलाकात किए और क्या बात हुआ, खड़गे जी आपको क्या प्रॉमिस किए, कुछ करेंगे, अब तो मैं आ गया चेयर पे। खड़गे जी ने सिर्फ
हंसते हंसते बताया कि कर्नाटक में वापस आके मैं बात करूंगा, तब तक कुछ नहीं, पहले मुझे स्वेरिंग इन करने तो दो, मुझे वो तो लेने तो दो, बाद में हम चर्चा करेंगे टिकट के बारे में। तो एक और कैंप बनने का कर्नाटक में बहुत निश्चित है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 कैंप था, अब थर्ड फ्रंट जो है वो खड़गे जी का एक फ्रंट कर्नाटक में बनेगा। जैसे मैं बता रहा था पहले, 1969 से अब तक खड़गे जी का नाम था सोलिलदा सरदारा कन्नड़ा में। जैसे बोलते हैं सोलिलदा सरदारा, ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन मींस अ पर्सन हु हैज नेवर लॉस्ट। अब तक 12 इलेक्शन या 13 इलेक्शन लड़ चुके हैं खड़गे जी, सिर्फ एक में उनका हार है, वो भी 2019 में, जब मोदी जी का पहली चुनाव में जितना वेव था तब भी वो नहीं हारे, गुलबर्गा से वो जीते लोकसभा में, काफी कम एमपी सीट था कांग्रेस में, तब खड़गे जी का एक सीट था, बट उनके मन में जो दुख था 2019 हारने का, वो अभी भी बहुत बहुत यादगार है, क्योंकि वो बोल रहे थे दिस इज द ओनली इलेक्शन दैट आई हैव लॉस्ट। 3 साल हो गया पिछला लोकसभा इलेक्शन होके, फिर भी वो मन में उनका चोट अभी भी ताजा है। जैसे मैंने वॉक पे गया था तभी वो बोल रहे थे मुझे और कोशिश करना था 2019 में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा कंसंट्रेट करना था, इस वार्ड में बूथ में मुझे लास्ट टाइम लीड आया था, अब नहीं आया, क्यों नहीं आया, उनको अभी भी वो तरस खा रही है। एक चीज और बताइए कि उनके लिए ये टर्म बार बार यूज किया गया, बाद में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने लिखा कि ही वाज परमानेंट सीएम इन वेटिंग, इसकी क्या कहानी है? जब वो 1998 में पीसीसी थे, जैसे कांग्रेस में एटलीस्ट कर्नाटक में क्या एक लेगेसी है, जो पीसीसी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक सीएम के फेज मुताबिक उनको पेश किया जाता है मीडिया के सामने या पॉलिटिकल इंटरनल सर्कल के साथ। 1998 में जब पीसीसी थे, उनको हटा के एसएम कृष्णा को बनाया। एसएम कृष्णा का एक सिंगापुर मॉडल था, वो बहुत क्लिक हो गया, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी आईटी सिटी बना जो 5 साल में। 2004 जब एसएम कृष्णा स्टेट इलेक्शन से रिटायर हुए, स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हुए, तब सबको लग रहा था नंबर 2 कौन है, तब कर्नाटक का सरकार में होम मिनिस्टर थे खड़गे साहब। उनको लगा था एक पहली बार दलित की मुख्यमंत्री की चांस आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली खड़गे जी के लिए वो एक कोलिशन हो गया। हाईकमांड खड़गे जी को छोड़ के धर्म सिंह को चुना। धर्म सिंह उसी गुलबर्गा रीजन के एक और वरिष्ठ नेता थे, और वो भी एक उनका कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी था ओबीसी में, उनको चुना गया। उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ 2013 में, दैट वाज द लास्ट चांस, आखिरी चांस लगा उनको कि इस बार मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन सकता हूं। बट सिद्धरामैया जब विरोध पक्ष के नेता थे असेंबली में, एक पादयात्रा करते हैं बेंगलुरु टू बल्लारी अगेंस्ट द माइनिंग बैरन्स, जो जनार्दन रेड्डी और उनके फैमिली थे, उनके खिलाफ एक पादयात्रा करते हैं। उनको इतना मास रिकग्निशन मिल जाता है, हाईकमांड उनको इग्नोर नहीं कर सकता, तो सिद्धरामैया ऑटोमेटिकली उस पादयात्रा के बाद सीएम कैंडिडेट बन जाते हैं। तो खड़गे जी का जो आखिरी मौका था मुख्यमंत्री बनने का, वो भी खोते हैं। बट इस बार लोकली जो एक जोक चल रहा है, एटलीस्ट अब इस बार आ गया, टाइम आ गया, अगर 2023 में कांग्रेस का पूरा बहुमत आया तो खड़गे जी का आखिरी चांस है, ऐसा एक जस्ट लाइट हार्टेड मोमेंट केपीसीसी में लोग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग। राजदीप जी, क्या रही खड़गे की अब तक की जर्नी, अध्यक्ष बनने के पहले की जर्नी, वो बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, कर्नाटक की राजनीति में 1960 का अगर दशक देखें, उसमें सबसे बड़े नेता उनके थे निजलिंगप्पा जी। निजलिंगप्पा जी मुख्यमंत्री बनते हैं जब नई रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कर्नाटक स्टेट बनती है। निजलिंगप्पा जी उस पुराने कांग्रेसियों से थे जिन्होंने एक तरह से इंदिरा गांधी को टक्कर दी, और कामराज के बाद वही अध्यक्ष थे। हाँ, कामराज के बाद थे कामराज, निजलिंगप्पा, एसके पाटिल, ये उस जमाने के बड़े कांग्रेस नेता थे। लेकिन 69 में इंदिरा गांधी जीतती है और पार्टी को पहले तोड़ती है, और फिर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है, और निजलिंगप्पा जैसे जो बड़े नेता कर्नाटक के माने जाते थे वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। उसी समय 70 के दशक में एक और बड़े नेता आते हैं, जो मुझे लगता है आज की तारीख में आपको मानना पड़ेगा कर्नाटक के सबसे बड़े नेता रहे देवराज अरस। क्योंकि देवराज अरस वो नेता हैं जो सामाजिक
इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की आज हम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में करते हैं, वो उन्होंने 70 के दशक में कर्नाटक में किया। एक नया एक समीकरण वहां बना जो नॉन लिंगायत था, नॉन अपर कास्ट था, और बैकवर्ड कास्ट को साथ में जोड़ के, दलित मुस्लिम को जोड़ के उन्होंने अपनी एक पकड़ बना दी। 7 साल तक वो वहां मुख्यमंत्री रहे उस जमाने में। और खरगे जी मुझे ये बता रहे थे कल जब मैं उनको मिला कि उस जमाने में नए नेताओं को वो ढूंढ रहे थे। तब खरगे जी लेबर यूनियन के लीडर बने थे, उसी लेबर यूनियन में गुलबर्गा में जहां उनके फादर मिल वर्कर हुआ करते थे। और उन्होंने कहा मैंने वहां मेरी एक तरह से छोटी सी पकड़ बना ली उस मिल वर्कर में। उसी एरिया में धर्म सिंह भी उसी जमाने में और सोशलिस्ट थे। देखिए वहां लेट 60s में उनका कहना है गुलबर्गा में, हैदराबाद कर्नाटक में पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की भी एक पहचान हुआ करती थी। बड़ा गरीब इलाका है, तो पीएसपी कांग्रेस इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। धर्म सिंह पीएसपी में थे पहले, फिर कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। खरगे जी पहले से कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। और उसके पीछे भी उन्होंने एक बड़ी कहानी बताई। वो रहते थे वैसे बीदर में, लेकिन उनका जो मूल डिस्ट्रिक्ट है बीदर, जो गुलबर्गा के बगल में है, बड़े कम आयु में वहां एक कम्युनल राइट होता है। उस कम्युनल राइट के दौरान 1947 उनकी माता जी जो है, जो 6 साल, जब वो 6-7 साल के थे, माता जी गुजर जाती है। और खरगे जी ने कहा मैंने उस दिन एक राजदीप जी, आप जिसे कम्युनल राइट बता रहे हैं वो रजाकारों के निजाम के खिलाफ एक सत्याग्रह था रामतीर्थ स्वामी के नेतृत्व में, हिंसा और हुई। उसमें जो कहा गया, जो हमारे पास जानकारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें निजाम के सिपाही आए, उन्होंने गांव में हिंसा की और जो भी दिखा उसे मार दिया। इनके पिता बाहर गए हुए थे और ये किसी ने कहा कि ये पालने में लेटे थे इसलिए बच गए। बिल्कुल, उन्होंने जो मुझे 2 सिबलिंग, मदर बहन, सिर्फ माता जी नहीं, उन्होंने जो मुझे कल कहा कि हिंसा हुई हमारे गांव में जी, उस हिंसा में उन्होंने मुझे जो शब्द कल यूज किया, सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक हिंसा हमारे निजाम के सिपाही आए, दो ग्रुप्स में हुई और मैं वहां बच गया। मैं और मेरे फादर उसी समय बीदर से आ गए गुलबर्गा। वो गुलबर्गा आते हैं और अपनी एक नई जीवन बनाते हैं, लेबर के लीडर बन जाते हैं, लॉ कॉलेज चले जाते हैं, वहां लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे शिवराज पाटिल, ये शिवराज पाटिल लोकसभा स्पीकर नहीं, पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व गृह मंत्री, और हाल में एक बयान देकर चर्चा में आए और सफाई दी। जी बिल्कुल, वो शिवराज पाटिल नहीं, ये शिवराज पाटिल उसी एरिया से आते हैं, हैदराबाद कर्नाटका से, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनके साथ वो प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन देवराज अर्ज ढूंढ रहे थे कोई यंग नेताओं के, जिसमें 72 के चुनाव में दोनों खरगे जी और धर्म सिंह को वो टिकट देते हैं। और वहीं से उनकी एक कहानी शुरू होती है। एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी थी, वहां से वो अपनी राजनीतिक सफर करते हैं। और इंदिरा गांधी से वो उसी समय 70 में पहली बार उन्होंने कहा, वो इंदिरा गांधी से मिले, वो बड़े इंदिरा गांधी से भी बड़े प्रभावित हुए थे। और देवराज अर्ज ने उनको पहले ही यंग एज में एक मंत्री बनाया। और आप देखेंगे जितने भी कर्नाटक के कैबिनेट्स हुए जहां कांग्रेस की सरकार हुई, उसमें खरगे थे। वेरी इंटरेस्टिंग, उसी गुलबर्गा से एक और बड़े नेता आते थे, वीरेंद्र पाटिल, जो 2 बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनते हैं। वीरेंद्र पाटिल निजलिंगप्पा के बड़े नजदीक हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में एक टक्कर हुई, बिकॉज पहले वीरेंद्र पाटिल निजलिंगप्पा के साथ थे, बाद में वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं करीब आफ्टर इमरजेंसी 79-80 में। अब खरगे जी बिल्कुल कांग्रेसी रहे, एक्सेप्ट 90 डेज ही टोल्ड मी, 90 दिन के लिए जब देवराज अर्ज ने छोड़ा, और तब वो मुख्यमंत्री थे, उस मंत्रालय में वो मंत्री रहे, बट ही सेड मेरा दिल हमेशा कांग्रेसी रहा है। अब 80 के दशक में क्या होता है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को 2-3 चीजों का कंटेक्स्ट दे दूं जी। बार बार आप लोग सुन रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक। अगर आप कर्नाटक के नक्शे को देखेंगे तो ये उसका एक किस्म का राजनीतिक विभाजन या कह लीजिए सब रीजन्स हैं जिनकी पहचान है। तो जो निज़ाम के हिस्से में था आज़ादी के पहले, और फिर वो कर्नाटक में हिस्सा आया जिसमें गुलबर्गा, बीदर जैसे इलाके आते हैं, उस इलाके को हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। सदर्न कर्नाटक की आप बार बार बात सुनते होंगे जहाँ पर वो कलिग्गा और देवेगौड़ा का असर है। फिर कोस्टल कर्नाटक की आप बात सुनते होंगे, वहाँ से टकराव की, हिंसा की भी खबरें बीच बीच में आती रहीं राजनीतिक। तो हैदराबाद कर्नाटक से कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो दर्शक थोड़े से नए हैं उनको बता दूं फटाफट, 1969 में 1969 में पहली बार कांग्रेस में एक बड़ा डिवीजन होता है।
उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी तय करती है कि नीलम संजीव रेड्डी उनके प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर इंदिरा गांधी जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनकी दावेदारी का समर्थन कर देती हैं। इस पर कांग्रेस में एक दो फाड़ हो जाती है। जो कांग्रेस के और कद्दावर नेता थे, नेहरू के समकक्ष से नेहरू के जूनियर, पर इंदिरा के समकक्ष और सीनियर, जिसमें जैसा राजदीप ने जिक्र किया, कामराज, अतुल्य घोष, के पाटिल, निजलिंगप्पा, ये सब थे। निजलिंगप्पा उन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार, इकलौती बार द्वितीय वरीयता के मत गिने गए, इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए, ज़्यादातर कांग्रेसियों ने उनका साथ दिया और वीवी गिरी जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए। उसके बाद नवंबर 1969 में बेंगलुरु में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी अपनी पार्टी बनाती हैं, ज़्यादातर सांसद उनके साथ आते हैं, लेकिन बहुमत से आंकड़ा कुछ कम रह जाता है और तब लेफ्ट पार्टी उनको सपोर्ट करती है, उनकी सरकार बच जाती है। 1967 में चुनाव हुए थे, ये उनका कार्यकाल 1972 में पूरा होता है, लेकिन उससे पहले 1971 में ही इंदिरा गांधी चुनाव करवा लेती हैं। फेमस नारा देती हैं गरीबी हटाओ का, जबकि संयुक्त विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ। इस संयुक्त विपक्ष में कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था, जिसको कांग्रेस ओ कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी था, और इसके अलावा भारतीय जनसंघ, लेफ्ट पार्टियां और तमाम दल थे, कुछ एक लेफ्ट पार्टियां। तो दूसरा कंटेक्स्ट ये आ रहा है बार बार कि इंदिरा के साथ चले गए। तीसरा कंटेक्स्ट है कि 1977 के बाद भी कांग्रेस में फिर से विभाजन होता है, कई नेता अलग होते हैं और देवराज उर्स जो बहुत मजबूती से इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे, एक पॉइंट पे आके इंदिरा और देवराज उर्स के भी रास्ते अलग हो जाते हैं। जो वीरेंद्र पाटिल का जिक्र आ रहा है, ये उसी कंटेक्स्ट में आ रहा है। और तब राजदीप बता रहे हैं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसको कांग्रेस आई कहा जाता था 90 के दशक तक, कांग्रेस इंदिरा, उससे अलग हटकर दूसरी कांग्रेस में चले गए थे। प्लीज कंटिन्यू। केवल 6 महीनों के लिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हैदराबाद कर्नाटका की एक छोटी सी बात और बताता हूं। पीवी नरसिम्हा राव हो जो एक तरह से आंध्र से आते हैं जी, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो जो हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं, उनमें आप देखेंगे वो मराठी भी जानते हैं, क्योंकि मराठवाड़ा का भी इन्फ्लुएंस था, बगल में महाराष्ट्र का भी एक इन्फ्लुएंस है, और तेलुगु भी जानते हैं। तो जब मैंने कुछ दिनों पहले खड़गे जी से मराठी में भी इंटरव्यू की, तो उन्होंने कहा क्योंकि सुबह हमारे घर में मराठी का भी पेपर पहुंच जाता था। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीवी नरसिम्हा राव को भी अगर आप देखेंगे, उनकी भी मराठी बड़ी अच्छी थी। वो तो रामटेक से सांसद रहे हैं। सांसद भी रहे, पर उसके पहले भी उनकी मराठी बहुत ही अच्छी थी। उनके करीबी भी खांडेकर जी वगैरह महाराष्ट्र से आते थे। लेकिन आपने जिक्र किया देवराज अरस का, बहुत महत्वपूर्ण है। देवराज अरस को किसने निकाला? एक तरह से संजय गांधी जो थे, वो चाहते थे कि एक नई कांग्रेस बने, उसमें जो ये पुराने नेता थे उन्होंने देवराज अरस को साइडलाइन किया। आते हैं नए पीढ़ी के नेता गुंडू राव जो बनते हैं मुख्यमंत्री 1980 में। वीरेंद्र पाटिल जो कांग्रेस ओ से है फिर से आ जाते हैं कांग्रेस में, और वो केंद्र में भी मंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो खड़गे जी के लिए 70 के दशक में वो छत्र छाया में देवराज अरस के रहते हैं। 80 के दशक में देवराज अरस छोड़ गए हैं, खड़गे जी कांग्रेस में एक बार आ जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरा इस समय कोई मेंटोर नहीं है। उनका कहना है कि राजीव गांधी ने उनको बहुत पसंद किया और वो चाहते थे कि एक तरह से सक्रिय बने कर्नाटक की राजनीति में, कि कर्नाटक की राजनीति बदल जाती है 80 के दशक में। जो जनता पार्टी है, जो पुराने जो सोशलिस्ट थे वहां, वो एक तरह से नई जनता पार्टी बन के रामकृष्ण हेगड़े बड़े नेता बन जाते हैं कर्नाटक के 80 के दशक में। आते हैं हम 90 के दशक में, वीरेंद्र पाटिल की अचानक मौत हो जाती है, वो 89 में वापस मुख्यमंत्री बनते हैं, मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है नए नेता कहां से आएंगे? तो नए नेताओं में से बंगारप्पा आ जाते हैं, वीरप्पा मोइली। देखिए तब क्या होता था, दिल्ली हाई कमांड डिसाइड करती थी कि कौन नेता बनेगा, और ये हाई कमांड कल्चर जो है उन्होंने कर्नाटक जैसे राज्य की राजनीति कंप्लीटली बदल दी। खड़गे जी भी जल्दी जान गए कि अगर मुझे सरवाइव करना है इस राजनीति में, मुझे हाई कमांड से जुड़ना है, तो वो हाई कमांड से जुड़ जाते हैं। फिर आता है जो मौका जिसके बारे में अभी बात की जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे 2 वर्जन दिए गए हैं। 1999 का चुनाव होता है और उस 99 के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आती है। ठीक है, उस समय लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर खड़गे जी थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष 1 साल पहले, 6 महीने पहले SM कृष्णा बने थे। अब 4 साल खड़गे जी का कहना है उस असेंबली में उन्होंने देवेगौड़ा को टक्कर दी, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, प्रतिपक्ष के नेता पूरी टक्कर दी। उन्होंने कहा मैं 2 रात का मैंने धरना किया असेंबली में, और इस देवेगौड़ा के खिलाफ, फिर पटेल के खिलाफ,
देवेगौड़ा और पटेल दोनों, यानी देवेगौड़ा फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ। फिर जेएच पटेल बनते हैं, लेकिन मैंने पूरा टक्कर दिया। अब 99 का जब चुनाव आता है तब खरगे जी का कहना है कि ज्यादातर एमएलए मेरे साथ थे, लेकिन मेरे जो उस समय मैंने एक कांग्रेसी से बात की, उनका कहना है कि एसएम कृष्णा के साथ एमएलए भी थे और पार्टी हाईकमांड भी था, क्योंकि एसएम कृष्णा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी रहे थे। एसएम कृष्णा ने बड़े अपने अच्छे संबंध बंगलोर के जो आईटी सेक्टर जो धीरे धीरे बूम हो रहा था उनके साथ थे, और इंपॉर्टेंटली उस चुनाव में वोकलिगा जो कर्नाटका का बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा एक जातीय समीकरण है, हाँ, उनके साथ उनका वोट पूरी तरह से 99 के चुनाव में कांग्रेस के साथ आ गया। देवेगौड़ा हारते हैं, रेवन्ना हारते हैं, एचडी कुमारस्वामी हारते हैं। तो उनका कहना है हम किस तरह से खरगे जी को सपोर्ट करते हैं, हमारा समर्थन वोकलिगा के साथ गया। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा समुदाय कर्नाटक की राजनीति में दलित है 19%, उसमें से सबकास्ट बहुत है। खरगे जी महार कम्युनिटी से आते हैं, जो अंबेडकर जी उसी कम्युनिटी से आते थे, लेकिन 19% उनका है। वोकलिगा उससे काफी कम है, 12-13% होगा मुझे लगता है, लेकिन कम है। लिंगायत भी ज्यादा है 15% पर उस समय खरगे जी हारते हैं, क्योंकि हाई कमांड उनका ये कहना था कि आज आप मुझे कह रहे हैं मैं हाई कमांड का कैंडिडेट हूं। 99 में एसएम कृष्णा हाई कमांड के कैंडिडेट बन गए। तब मैं तो नहीं रोया और कहा मुझे क्यों नहीं बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग। ये क्या वो शशि थरूर पर तंज कस रहे थे? नहीं, ये कह रहे थे, देखिए, क्योंकि हमने हमेशा उनको हर सवाल में पूछा ना कि आप अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट है, आप सोनिया गांधी के पसंदीदा है, आप हाई कमांड के नुमाइंदे हैं, इसलिए आप अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा यही सवाल 99 में आपने क्या एसएम कृष्णा को पूछा कभी कि वो किसके कैंडिडेट थे? राजदीप जी, ये आपने तब पूछा जब आप कैमरा और माइक के सामने खरगे जी से बातचीत कर रहे थे, या उन तमाम मुलाकातों में जिसमें कल शाम की मुलाकात भी शामिल है, जब आप लोग कैमरा और माइक से दूर थे और दो अंतरंग मित्रों की तरह अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे? नहीं, मैंने खरगे जी का इंटरव्यू, मुझे लगता है जिस पहला इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया नॉमिनेशन के बाद, उस इंटरव्यू में मैंने 2-3 बार ये सवाल पूछा, और मेरे साथ जो मौसमी सिंह थी उन्होंने बार बार रिमोट कंट्रोल कहा। तो कल जब मैं खरगे जी के घर में गया था, मैं कैमरा लेके गया था, तो मैंने कहा सर 2-3 सवाल करें। नो, तुम वही पूछोगे, यू आर अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ हाई कमांड, दिस टाइम नो इंटरव्यू। तो कल मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। अब 99 की बात आ गई। एक सेकंड, इंटरव्यू नहीं दिया, जो ज्ञान दिया आधा घंटा वो बताइए हमारे दर्शकों। नहीं, ज्ञान इसी नहीं, मैं उनसे ये जो आप आज पूछ रहे हैं ना, करियर उनका, हाँ। क्योंकि कभी कभी हम बहुत कम जानते हैं, जैसे कि किस तरह से कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत हावी हुआ करते थे 60 के दशक में, इसलिए निजलिंगप्पा जैसे लोग बड़े टॉप लेवल पर हुआ करते थे। खरगे जी अभी भी येदियुरप्पा और फिर बसवराज बोम्मई, हाँ, लेकिन ये लिंगायत जो एक समय कांग्रेस के साथ थे वो आज चले गए हैं बीजेपी में। इसी कर्नाटका एक नेचुरल कांग्रेस सीट थी। कल खरगे जी, ये एसएम कृष्णा को बनाने के बाद से ये शिफ्ट शुरू हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए वोकलिगा बन गए और दोनों के बीच की जो देखिए, वोकलिगा तो ज्यादातर आज की तारीख में देवेगौड़ा ने नंबर 1 नेता बाद में बन गए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जब इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा 77 के हाल के बाद, वो कहां जाती है? चिकमगलूर जाती है कर्नाटक में, और मेदक। दीज वर द 2 बिगेस्ट साउथ स्टेट्स। 77 के चुनाव में भी बाकी जगहों में जब कांग्रेस हारती है, कर्नाटक जीतती है, आंध्र प्रदेश जीतती है। इंदिरा गांधी जब रायबरेली हारती है, चिकमगलूर वहां जाके चुनाव लड़ती है। तो कर्नाटक का एक गढ़ माना जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग वॉज 2004, क्योंकि 99 में एसएम कृष्णा बनते हैं और खरगे जी पीछे रहे। 2004 में क्या हुआ कि त्रिशंकु विधानसभा होती है और कांग्रेस और जेडीएस के बीच में अलायंस की बात होती है, और यह होता है, और ये खरगे जी की बड़े दुख से कहते हैं कि देवेगौड़ा ने कहा कि आई विल एक्सेप्ट एनीवन बट खरगे, कि मैं आपके साथ तैयार हूं अलायंस करने के लिए, मैं आपका कोई भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तैयार हूं, लेकिन खरगे जी नहीं। तो खरगे जी ने पूछा मैंने क्या किया? हाँ। तो उनका कहना है कि 96 उनका कहना था 96 और 99 के बीच जब आप नेता प्रतिपक्ष थे, आप हमारे खिलाफ रोज आरोप लगाते थे, आपने बहुत हमें टारगेट किया, आई विल नॉट एक्सेप्ट खरगे।
अब उसका दूसरा एक वजह है कि एक दलित मुख्यमंत्री को अगर आप बनाते तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर खरगे एक बार उस कुर्सी पर बैठ जाते तो उन्होंने किसको फिर किया? धर्म सिंह। क्यों? धर्म सिंह इज फ्रॉम अ स्मॉलर राजपूत कम्युनिटी। और इंटरेस्टिंग है, इन दोनों को करियर पैरेलल थी, क्योंकि 72 में पहली बार दोनों चुनकर आते हैं और धर्म सिंह भी लगातार चुनाव जीत के आते हैं टिल 2004। और खरगे जी कह रहे थे, एक कोई उनका जो बंदा है वो आ जाता है उनको मिलने और कहता है, सर यू कैन नॉट बी अंडर धर्म सिंह, यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब धर्म सिंह आपके अंडर थे और आज वो मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उनके अंडर मंत्री नहीं बन सकते। खरगे जी ने कहा, देखिए हाई कमांड का निर्णय है, हाई कमांड ने कहा है धर्म सिंह बनेंगे, आई हैव टू रिस्पेक्ट हाई कमांड। देखिए खरगे जी की एक खासियत है कि आई थिंक ही नोज कि किस तरफ हवा चल रही है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, जिसमें हाई कमांड। टिपिकल राजदीप सरदेसाई विद अ सॉन्ग। नहीं, ये मुझे आपका वो रात में जो आखिरी ट्वीट आता है ना, नहीं, ये पुराने नेता जो है ना कांग्रेसी, वो जान जाते हैं किसका। इवन बिकमिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक दिन पहले जब नॉमिनेशन के एक दिन पहले जब दिग्विजय सिंह की बात चली थी, मैंने कल खरगे जी को पूछा, हाउ डिड यू डिसाइड? सब कह रहे थे आप ये भी सही है, दिग्विजय सिंह मिले थे खरगे से रात को और पूछा था क्या आप लड़ रहे हैं, दिन में मिले थे पहले, और उन्होंने कहा नहीं आई एम नॉट इन द रेस। उनको रात को देर रात बताया गया, एक कांग्रेस के एक नेता ने उनको जाकर कहा कि आपको लड़ना है, वो तैयार नहीं थे पहले। अच्छा। और ये कहा जाता है वो नेता शायद केसी वेणुगोपाल थे, जो आज कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है, और उनको ये कहा गया कि एके एंटनी ऑल्सो wants you to fight। अब उनकी बातचीत हुई कि नहीं एके एंटनी से, ये क्लियर नहीं है, लेकिन खरगे जी एंटनी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है उसके बाद देर रात उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, पूरी तरह से हाई कमांड मेरे साथ है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ूंगा। बट यू नो दैट इज द फाइनल टाइम ही ट्राइड 2013। तब तक सिद्धारमैया टेक ओवर करते। क्या होता है कि एक नया जनरेशन आता है, एंड सिद्धारमैया जो थे वो, जैसे नागार्जुन कह रहे थे, 2013 तक उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, जब वो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है, मिस्टर खरगे गेट्स barely 2-3 वोट्स व्हाइल सिद्धारमैया गेट्स मोर देन 90। उन 2-3 में उनके बेटे प्रियंक खरगे भी एक होंगे। लेकिन बाय 2013 कांग्रेस जो है एक नए जनरेशन में आती है। खरगे बिलोंग टू द देवराज अर्स जनरेशन, लॉस्ट आउट टू SM कृष्णा, लॉस्ट आउट बाय बैड लक टू धर्म सिंह। बट अब एक नया जनरेशन आ गया है, सिद्धारमैया एंड शिव कुमार। सो फॉर खरगे दिस इज लाइक एज ऑफ 80, एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल गई। सबको लगाया था कि एक तरह से 2019 के हार के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट 2019 इलेक्शन, देखिए कैसे दुनिया बदलती है। यू बिकम राज्यसभा लीडर एंड 2022 यू हैव बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। जो उन्होंने कल मुझे कहा, राजदीप जी मैंने तो लेबर यूनियन में एक मिल, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। आप लोग बार बार मुझे कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल ये वो, राजदीप जी मैं भी कामदार हूं, मैं भी छोटे, ये मानना पड़ेगा। इसी लॉट ऑफ लीडर्स वी डोंट सी देयर जर्नी। हम आज देखते हैं 80 साल के हैं, बूढ़े हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, बट ही हैज कम अप इन लाइफ द हार्ड वे, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बिल्कुल, पूरी तरह सहमत हूं इस बात से। Therefore, over the last 40-50 years, you have to give credit to some long innings. कभी-कभी पॉलिटिक्स में मैदान पर टिके रहना पड़ता है। That is the real quality of a good politician की जो ये हमने नरसिम्हा राव से सीखा, ये हमने सीताराम केसरी से सीखा, ये हमने शरद पवार से सीखा, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे से। टिके रहना है, गेम में बने रहना है, पता नहीं कब आपकी बारी लग जाए। अब मैं मूव करता हूँ राहुल श्रीवास्तव जी की तरफ, जो धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहे थे। आप बार बार चिकमंगलुर का जिक्र कर रहे थे। मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के इतिहास में ये इकलौता मौका है जब एक ही सीट पर एक बरस में 2 बाई इलेक्शन होते हैं। दोनों चिकमंगलुर में होते हैं, दोनों बार इंदिरा गांधी जीतती हैं। पहली बार वो जीत कर आती हैं, अमेठी की माफ़ करिए रायबरेली की हार के बाद जीत कर आती हैं, और कुछ तकनीकी कारण बताकर जनता पार्टी सरकार उनकी सदस्यता को रद्द कर देती है। उसके बाद फिर से वही चुनाव होता है और वो फिर से जीत के आती हैं। और उन दिनों का, तब कांग्रेस के नारा गढ़ने वाले खूब रचनात्मक हुआ करते थे। एक नारा बड़ा मशहूर हुआ, इतिहास की किताबों में दर्ज हुआ, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ओवर टू राहुल। जस्ट वन स्मॉल थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, चिकमंगलूर किसके खिलाफ लड़ी थी?
वीरेंद्र पाटिल। हाँ, वीरेंद्र पाटिल जनता पार्टी में थे उसी समय, और 2 साल बाद वो कांग्रेस में आ जाते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो देखिए, इन पॉलिटिक्स लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग। सॉरी नाउ सौरभ, राजदीप ने एरा की बात करी कि देवराज अरस एरा, मैं उसमें, और राजदीप ने जिक्र किया जो रजाकार वाली बात हो रही थी, उसमें डाउट है कि वो रजाकारों का हमला था या कम्युनल राइट था, मगर ऐसा हुआ था। मैंने इसीलिए कहा कि ये वर्जन उपलब्ध है। ही टोल्ड मी कम्युनल राइट। एवरीथिंग हैज टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। हादसा होता है एक किसी बच्चे के साथ, जिसमें उसकी माता और उसके 2 भाई बहन मारे जाते हैं। वरावती में इनका घर था, वहां से लोग घर छोड़ करके गुलबर्गा जो उस समय होता था वहां आते हैं जी। आप आज उस नेता को देखिए, क्या अपनी 50 साल की जर्नी में जी उसने वो सोशल प्रेजुडिस डिस्प्ले किया कहीं? ये इस आदमी की क्रेडिबिलिटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की। ओल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स यही थी इस देश की कि इतने ड्रास्टिक इवेंट आपकी जीवन में हो जाते हैं एंड यू डू नॉट हैव ए प्रेजुडिस। कम्युनल प्रेजुडिस नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, और रैलियों में इस पृष्ठभूमि का बार बार जिक्र भी नहीं करते। और नागार्जुन बता रहे थे कि he feels offended if somebody calls him a दलित नेता। दलित। दलित नेता पूरे कर्नाटक का नेता। I asked him this question कि 19% दलित वोट है कर्नाटक में, हाउ कम कर्नाटक में कभी दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ? He said, are you suggesting that I should become मुख्यमंत्री because I am a दलित? उसमें very interesting। उसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि ये होलेया कास्ट से हैं, जो कि दलितों में थोड़ी डोमिनेंट नहीं है, नॉट सो डोमिनेंट दलित कास्ट हैं। लेकिन मेरे एक मित्र थे, वो पुलिस छोड़ दिए, कर्नाटक में पुलिस में थे। उन्होंने बताया कि खड़गे साहब उन नेताओं में से थे जिनका फोन अफसर उठा लेते थे। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब के लिए मशहूर था ब्यूरोक्रेसी में कि वो किसी का काम करवाने के लिए फोन नहीं करेंगे परिवार के, वो किसी पब्लिक इशू के लिए फोन कर रहे हैं। ये खड़गे साहब की तारीफ में उन्होंने कहा। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक हनुमंत राव नाम का एक गनमैन होता था, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान फेल कर जाता है। खड़गे साहब ने उसकी मदद नहीं करी, वो रिटायरमेंट पे सब इंस्पेक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि वो उम्र जब इतने साल सर्विस कर ली तो आप सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। उन्होंने उनकी मदद नहीं करी। खड़गे साहब की एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो देखी कि मीटिंग जब होती है, अगर आप देखिए तो खड़गे साहब को सवेरे पार्लियामेंट में मीटिंग होती थी, हम लोग कई बार दरवाजों से झांकते थे, तो खड़गे साहब वाज द ओनली वन जो कि किताब लेकर डायरी में नोट्स लिखते थे। क्या है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म। ये बात राजदीप ने उनके इतिहास बता दिया। ये आदमी नेशनल लेवल का हॉकी प्लेयर था, घुटने में चोट के कारण इनको हॉकी छोड़नी पड़ी। एंड वेरी गुड कबड्डी प्लेयर, वेरी गुड कबड्डी प्लेयर, बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर। पॉलिटिक्स ही इनका जीवन नहीं। देखिए, मैं ये सोच रहा हूं, आप दोनों लोग जब बोल रहे हैं कि जब स्पॉटलाइट आती है तो किस तरीके से नई नई चीजें निकल करके उनकी बात। देखिए, हम लोग बात करते थे रोज उनसे, जब तो बहुत पहले जब वो दिल्ली में आके बैठने लगे, सेंट्रल हॉल में आते थे, और यानी खड़गे साहब ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। तो तब उनसे पूछा किसी ने कि साहब थोड़ा वो लिंप करके चलते हैं, तो अब उन्होंने बताया कि साहब मैं तो हॉकी खेलता था, ये चोट लगी उसके कारण छूटी, वरना पता नहीं मैं आज क्या और कर रहा होता। तो खड़गे साहब, आपने कहा कि अंबेडकर वाला जिक्र किया राजदीप ने। श्याम सुंदर जी इनके मेंटर हुआ करते थे दलित पॉलिटिक्स में। श्याम सुंदर जी वहां पे वी श्याम सुंदर थे, कर्नाटका में बड़े विचारक थे। वो एक समय पे गुलबर्गा चैप्टर थी कि एक इंडियन एजुकेशन सोसाइटी हुआ करती, पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी, भीमराव अंबेडकर ने उसकी स्थापना की थी। ये उस चैप्टर के अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। वो पॉलिटिक्स में जिस लेवल से नीचे उठ के आए हैं, वो कामदार अपने आप को कहना ठीक है, लेकिन अब अगर आप इस आज की पॉलिटिक्स पे आ जाएं कि खड़गे साहब यहां पे जो आए हैं, खड़गे साहब के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, उसमें एक एलिमेंट जो है कि एक कंफर्ट लेवल है, जो राजदीप कह रहे हैं प्रॉक्सी, रिमोट, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चाहे जो भी हो, पॉलिटिक्स में जब हम कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी, तो ये नियति का क्रम है साहब। राजनीति ऐसी हुई कि एक आदमी वहां पहुंच गया। खड़गे साहब की बैकड्रॉप, वो दलित हैं, वो लॉयल हैं, उन्होंने मेहनत करी है, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट किए हैं कि वो आज कांग्रेस पार्टी के 6ठे साउथ इंडियन अध्यक्ष हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा और है जिसके कारण भी वो अध्यक्ष बने हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो गांधी परिवार है उसको एक कंफर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मिल रहा है
फ्रॉम खड़गे। कंफर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि पार्टी चलाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, डे टू डे रनिंग करेंगे, फैसले लेंगे। उनके हालांकि चैलेंजेस बहुत भयंकर है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को कैसे समझाएंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत नाम का इस समय दिग्गज है, उसको कैसे समझाएंगे, क्या वो मानेंगे? हालांकि ये बात है कि हाईकमांड उनके पीछे मानी जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत तो हाईकमांड को काफी लंबे समय से धता बता रहे हैं। तो जब वो उनकी नहीं सुन रहे थे सीधे सीधे में, तो इनडायरेक्ट में कैसे सुनेंगे? ये चैलेंज है। तो ये सब चैलेंजेस देखते हुए, ऊपर से क्या है कि अपने खड़गे साहब जो हैं, ये इमोशनल आदमी नहीं है, इमोशन का डिस्प्ले इनका नहीं है। कभी साइड्स में, अभी आपने देखा होगा जब वो राजस्थान गए तो माकन साहब थोड़े से डायरेक्टली ओपनली अगेंस्ट दिख रहे थे, खड़गे साहब थे वो किसी की तरफ नहीं दिख रहे थे, और वो बड़ा उनका अच्छा लग रहा था। ये उनकी इनेट स्ट्रेंथ है, मैं कहता हूं। लेकिन मैं अब एक सवाल जो कहता हूं कि हमारे यहां पे एक कवि हुए हैं फिरोज नातिक खुसरो, उनका कहना है कि बाहर के सब काम बड़े भैया की जिम्मेदारी, बाग बगीचे कोर्ट कचहरी और पटवारी। तो खड़गे साहब इज एक्सपेक्टेड टू रन द पार्टी, बट द क्राइसिस इन द कांग्रेस वाज टू रिवाइव द पार्टी। नाउ कांग्रेस ने अगर यह फैसला बहुत अच्छा लिया है, यह फैसला अच्छा है, खड़गे साहब अच्छे आदमी हैं, सब कुछ सुचारू रूप से हुआ है, लेकिन जो री एनर्जाइज की बात है, रिवाइव की बात थी, रनिंग द पार्टी वर्सेस रिवाइविंग द पार्टी। ये क्राइसिस क्या कांग्रेस की रिजॉल्व हो गई है, ये कांग्रेस बेहतर जानती है, मैं नहीं कह सकता अभी। इज इट लाइक अपॉइंटिंग अ सीईओ टू रन डे टू डे अफेयर्स? एंड नहीं, मैं इस पे अभी आ रहा हूं, इस और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये ब्रेड एंड बटर डिसीजन ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो क्रिटिकल डिसीजन हुआ करते थे कि अगर पायलट को और गहलोत को समझाना है, चन्नी को निकालना है, अमरिंदर को निकालना है, चन्नी को लाना है, इन सब डिसीजंस की जो एक मैट्रिक्स होती थी, उसके कोर में परिवार होता था कि परिवार क्या कहता है और परिवार पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो अब ये बताइए, क्या मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे टेक डिसीजंस व्हिच इंपैक्ट द फैमिली विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली? इफ दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, देन द पार्टी इज इन क्राइसिस। उसके बाद आप ये आइए कि ये हुआ क्या है, ये जो हुआ है पूरा काम जो हुआ है, इसमें आपके थरूर साहब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, साहब नहीं बन सकते थे। ही इज अ गुड मैन, ही इज थिंकर, सोचते अच्छा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट लिट फेस्ट में नहीं जाते साहब, नहीं जाते। वो ऐसी किताबें नहीं लिखते जिस सब की थरूर साहब लिखते हैं। कांग्रेस का प्रेसिडेंट रफ एंड टंबल, जमीन पर लड़ने वाला, वोट लाने वाला और तमाम चीजें करने वाला था। खड़गे साहब ने एक इंप्रेशन दिया है कि वो थ्रेट नहीं है, कंफर्ट है उनसे। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी ने 2019 में मुहिम छेड़ी थी, वो एक नई पार्टी क्रिएशन करना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी, कोविड आ गया था, इस कारण वो टल गया। भारत जोड़ो अभी चल रहा है। अब भारत जोड़ो जो है वो एक ट्रैक पे चल रहा है, एक ट्रैक पे मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं। अब ये बताइए कि इनके बीच में सामंजस्य कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट? केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी की लॉबी, क्या वो राहुल गांधी जैसे डोमिनेंट फोर्स जो कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो खड़गे जी के साथ किस तरह से सम्मिश्रण बिठाएंगे? ये पैरेलल ट्रैक चल सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है इस देश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस ने, आई थिंक समवेयर, मे बी आई मे बी रॉन्ग, हैज टेकन ए लीफ आउट ऑफ, कांग्रेस ने एक सबक सीखा है बीजेपी से। एक डोमिनेंट नेता जो वोट दिलाता है और एक प्रेसिडेंट जो पार्टी चलाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आया है। ये आप देखिए, काफी सिमिलैरिटी है। नरेंद्र मोदी डोमिनेंट नेता हैं, डिसीजन एक्चुअली वो मन में कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्टी का प्रेसिडेंट। और एक चीज और भी है राहुल जी, कि भले ही खड़गे जी मना करें क्योंकि वो एक लंबे सार्वजनिक जीवन की परंपरा से आते हैं, लेकिन जो देश के दलित हैं, जब KR नारायणन राष्ट्रपति बने, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने चर्चा तो की ना कि भाई हमारे बीच का, हमारी पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति सुप्रीम कमांडर है सेनाओं का, देश का प्रथम नागरिक है। जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो आदिवासी समाज के बीच चर्चा तो हुई ना। तो अगर खड़गे जी बनते हैं, जैसे बंगारू लक्ष्मण बने थे, तो एक मैसेजिंग तो जाती है जी, मतलब वो मैसेजिंग जाती है, उसको आप किनारे नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, इसीलिए आप देखिए मायावती का जो स्टेटमेंट आया
मायावती का स्टेटमेंट आया, ये मैं दर्शकों के सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, और वो बहुत ऑब्वियस सा था कि चूंकि एक दलित व्यक्ति को वहां बनाया गया है, वो भले अपनी उस चीज को क्लेम ना कर रहे हो, आइडेंटिटी को बार बार मतलब ना एक्सप्रेस कर रहे हो। मायावती लिखती हैं, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशता गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छद्म राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति प्रेम? अब यहाँ मायावती का जिक्र इसलिए है क्योंकि वो निर्विवाद रूप से एक समय में न सिर्फ देश की सबसे बड़ी नेताओं में से एक थी, बल्कि अगर दलित पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं की बात करें तो नंबर 1 थी। अपने दम पर सत्ता में आना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 3-3 दफा मुख्यमंत्री होना। जी मैं अपना पॉइंट खत्म कर लूं। सॉरी 4 दफा। हाँ, मैं पॉइंट खत्म कर लूं। ये उसका जो खड़गे साहब से हुआ है। अब इस पूरी क्राइसिस को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आपको देखिए क्या दिखता है। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, पार्टी नहीं, अपना चुनाव हारते हैं अमेठी से चुनाव हारना, वो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। देयर इज ए लीडर अंडर प्रेशर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में ये हो गया कि पार्टी के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। साहब, पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप अमेठी का हार को नहीं छुपा सकते उसमें। ये एक एलिमेंट जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि आप पे प्रेशर है, आप पीछे हट जाते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं। आप इतने दिनों तक 2-2.5 साल तक पार्टी जो है बिना अध्यक्ष के रहती है। सोनिया गांधी, शी इज द लास्ट, द बक स्टॉप्स विद हर, इसलिए आप एक कंफर्ट जोन में है। उनकी अध्यक्षता में इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहती है। आज की एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज आपको इंसुलेट कर रही है डे टू डे डिसीजन मेकिंग से, द डर्टी बिजनेस ऑफ रनिंग ए पार्टी एंड इंसुलेटिंग यू फ्रॉम लॉसेस। ये अटेम्प्ट है इंसुलेशन फ्रॉम लॉसेस का, कि अध्यक्ष का। लेकिन उस आप इंसुलेशन होता नहीं है। क्या है, बिहार अगर एक डोमिनेंट बीजेपी पार्टी हारती है 2015 में तो उसका सेहरा नरेंद्र मोदी के बल पे बनता है। चाहे आप कुछ कर लीजिए, अगर आप डोमिनेंट पॉलिटिकल वोट गेटर है तो सेहरा आपके सर पे बंधेगा। ये पूरी क्राइसिस में अभी हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है, एक इंप्रेशन एक कांग्रेस के नेता ने कहा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ी फैमिली एम्पायर है। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, पिताजी नहीं रहते हैं, पार्टी कोई इनहेरिट करता है और वो पार्टी लॉसेस में चलने लगती है। कंपनी जब कंपनी लॉसेस में चलने लगती है तो लड़का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंपनी चलाने की जगह क्या कहता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करता हूं, मैं स्टार्टअप चलाऊंगा और मैं स्टार्टअप को सक्सीड करके दिखाऊंगा कि वो सफल हो गया है। अब उस सफल को लेने के लिए क्या है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है जी, आई थिंक खड़गे साहब इज अ वेरी गुड मैन, इट्स अ क्रेडिबल हैपनिंग, लेकिन एक लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज भी कांग्रेस के अंदर वो दिखाई दे रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि एक शेर है अजहर फराम साहब का, हार और जीत की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है उज्र, मतलब तौबा, उज्र उस चालाक से कोई कैसे खेले छूट के साथ। छूट नहीं मिलती साहब, जब सत्ता है तो छूट नहीं मिलेगी। अगर आप छूट मांग रहे हैं जी तो आपसे तौबा है साहब, ये पॉलिटिक्स है। मैं थोड़ा एक कहूंगा इसमें, देखिए हम आज खड़गे जी की बात कर रहे हैं, हमने तारीफ तो की और मैं उस पर आऊंगा 1 मिनट में, लेकिन देखिए अशोक गहलोत ओरिजिनल कैंडिडेट थे। आप ये जानिए, अब आज हम कह रहे हैं जैसे खड़गे जी ओरिजिनल कैंडिडेट थे। ओरिजिनल कैंडिडेट गांधी परिवार के अशोक गहलोत थे और उसके पीछे कारण थे, वो उत्तर भारत से थे, हिंदी हार्टलैंड से थे, पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी थे, उनमें वो क्षमता थी रिसोर्सेज लाने के लिए, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, उनकी एक पकड़ है खास करके हिंदी हार्टलैंड में जहां कांग्रेस आज कमजोर है। अब आपने क्या किया, ये लास्ट मिनट चॉइस है, ऐसा नहीं है कि वो खड़गे जी के पास पहले से गए, उनको एक कंफर्ट फैक्टर है। क्यों, आप जानिए, कुछ चीजें हमने कही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड, जो एसोसिएटेड जर्नल जिसके खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड में वो पूरा जो जानकारी है उसमें खड़गे जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर।
यानी परिवार जो है, गांधी परिवार का पूरा विश्वास एक ऐसे व्यक्ति में है जिनको उन्होंने कहा कि ये मामला आप संभालिए। अब आप देखिए, खरगे जी पर बड़े आरोप लगे थे जब वो कर्नाटक के मंत्री थे। कर्नाटक बीजेपी ने 2018 में उन पर यह आरोप लगाया था कि 300 एकड़ की उनकी कॉफी प्लांटेशन एक चिकमंगलुरु में है, उनको एक बड़ी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है बानेरघट्टा एरिया में, बंगलोर में, जब वो मंत्री थे। कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने, वो कामदार कहते हैं, क्योंकि मैंने कल एक बीजेपी नेता से कहा ही इज ऑल्सो अ कामदार। अरे कामदार होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत धन दौलत भी अपनी तरफ की है। तो ये बीजेपी ने ऑफिशियली भी ये इस तरह के आरोप लगाए हैं। बट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट फैक्टर, देखिए गांधी परिवार के सामने मुझे लगता है, खास करके 78 के बाद जब इंदिरा गांधी एक बार फिर आती है, जब पार्टी जो आपने स्प्लिट की बात की, उसके बाद 80 के में वो प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद की कांग्रेस आप देखिए, उसके बाद की कांग्रेस वर्क्स ओनली ऑन वन थिंग, लॉयल्टी टू द फैमिली। एंड ये जो क्राइटेरिया है उसमें अशोक गहलोत फेल हुए। जब अशोक गहलोत ने जिस तरह से एक बगावत जिसे कहेंगे, उनका कहना है मैं केवल चाहता था कि आप एमएलए की ओपिनियन ले। मल्लिकार्जुन खड़गे के करियर में he has never come even close to anything that can be seen as rebellion। 1999 में कृष्णा जी बनते हैं, उनको नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल आपने बताया। 2004 में नहीं। सो आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट जो फाइनल फैक्टर उनका है कि ही इज अ लॉयलिस्ट। नागार्जुन, आप मेरी आप इज दैट गुड इनफ टू रन अ पार्टी, दो कि केवल लॉयलिस्ट पर आप पार्टी चलाएंगे, ये सवाल है। अच्छा चलिए, नेता नगरी का ये सब ये इसका जवाब होना चाहिए। देखिए राहुल जी कह रहे हैं कि वो पार्टी संभालेंगे, राइट, ही विल रन द ऑर्गेनाइजेशन। माय सेंस इज, देखिए ही इज हिज बेस्ट। क्या उन्होंने ऐसा वर्क डिवीजन कर लिया है जिसमें साहब डिवीजन करने के लिए मुझे तो वही दिख रहा है। नहीं मैं हाइपोथेसिस पे एक बात कह रहा हूं कि अरे आप एक करके। सर मेरा ये कहना है डिवीजन ऑफ लेबर जो हो, कि राहुल गांधी चेहरे हो, देश भर में जाएं और एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा हो, उनमें वो एनर्जी। दिस इज योर हाइपोथेसिस? नहीं, दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड एंड खड़गे जी विल बी द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय हुम? जो हमें कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी चेहरे रहेंगे, वो इलेक्टोरल फेस रहेंगे। और देखिए अगर ममता बनर्जी से कल मिलना है, राइट, और आपको कोई अलायंस करना है, हाँ, या मायावती जी का आपने जिक्र, तो प्रोटोकॉल है कि गांधी परिवार नहीं जा सकता। नहीं, अगर कल आप नहीं, प्रोटोकॉल कोई नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या मायावती जी राहुल गांधी के साथ बैठकर अलायंस की बात करेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो वो काम अब खड़गे जी करेंगे। खड़गे जी विल हैव टू डू एज राहुल श्रीवास्तव पुट इट, नॉट राहुल गांधी, द डर्टी वर्क। You see the work, nuts and bolts, जो ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे डर्टी वर्क, nuts and bolts। But at 80 can he do it? ये मेरा, यानी ये मेरी कविता, ये शेर जरूर याद रखिएगा साहब। मैं कह रहा हूं ना कि इसको चलने से पहले याद रखिएगा कि खड़गे साहब के साथ हुआ क्या है, बेचारे के साथ जो किया गया है कि बाहर के सब काम बड़े भैया की जिम्मेदारी, बाग बगीचा, कोर्ट कचेरी और पटवारी, ये खड़गे साहब का काम है। ये बीजेपी से इंस्पायर हुआ है। लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पे ये लिखा भी कि वो कांग्रेस के जेपी नड्डा होंगे। मैं इतना ऐसी बातें कभी बोलता ही नहीं साहब। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, जेपी नड्डा इज वेरी एनर्जेटिक, देश भर में ट्रैवल करते हैं। आई डोंट नो, मैंने इसी नेता नगरी में 2-3 हफ्ते पहले कहा था, जब खड़गे जी को लास्ट मिनट बुलाया गया, आपको राजस्थान जाना है, वो बेचारे आराम से लेटे हुए थे गुलबर्गा में, उनको गाड़ी लेकर हैदराबाद जाना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा, एंड देन जयपुर गए जहां एमएलए भी मिल नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से तुलना नहीं। मैं तो इसीलिए जो मीडिया में जो अलग अलग मेरी थ्योरी सिंपल ये है, जो अलग अलग थ्योरीज आती, मैं तो आप दो विद्वानों के सामने रख देता हूं कि भाई बताइए। मैं सोशल मीडिया का एंटी सोशल आदमी हूं। अच्छा जी। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं देखता भी नहीं। मेरे को यह पता है कि मुझे पॉलिटिकल थ्योरी में शेड्स ऑफ बीजेपी दिख रहा है कि एक आदमी रोजमर्रा का काम करे। कांग्रेस ने मजबूरी में किया है, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ के लिए कर लिया, क्योंकि उनके पास अभी एक ऐसा नेता है जो कि उनको वोट दिलवा रहा है। कांग्रेस के पास एक नेता ऐसा है जो कि नोट पाने की चाह में चल रहा है। नोट पाने की, वोट पाने की चाह में चल रहा है। राहुल गांधी इज एस्पायरिंग टू ब्रिंग बैक become the face of masses, vote getting glory to the Congress first family. You know that he can win election, people can win election। परिवार के लिए दोबारा वोट गेटिंग कैपेबिलिटी लाने के लिए यात्रा हो रही है। You know, two things, two कहानियां at the end। एक तो जब हमने इंटरव्यू किया, खड़गे जी ने हमको एक चीज कही थी जो फिर बवाल बन गया। उन्होंने कहा बकरी ईद में बचेंगे, तो मोहर्रम में नाचेंगे।
पर मुहर्रम में जो वो शोक का नहीं, उनका कहना, देखिए ये उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया, इंटरव्यू के बाद टिपिकल बीजेपी की आईटी सेल कह रही है देखिए ये सब हो रहा है, शहजाद पूनावाला वगैरह कहने लगे क्या कह रहे हैं आप, मुहर्रम में नाचेंगे, वो तो शोक सभा होती है। तो खरगे जी ने तभी हमें बताया था कि हैदराबाद में ये कहा जाता है, ये पुरानी कहावत है। देखिए खरगे जी बड़े मुंह फट है वैसे, और गुस्सा बड़े जल्दी ये आप बोल रहे थे तो मुझे वो दिग्विजय सिंह का जो टंच माल वाला जो मालवा का प्रयोग है और उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, वो याद आ गया। तो वो साफ साफ बोलने वाले हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट विद मिस्टर खरगे। जो आपको कहेंगे वो कहेंगे। जब उन्होंने कल मुझे कहा कि मैं नहीं इंटरव्यू दूंगा, दैट इज मीन नो, नो मीन्स नो, एक तरह से खरगे जी। पर दूसरी बड़ी एंड में, क्योंकि देवराज अरस का ये हुआ, खरगे जी 72 में जब पहली बार चुनकर आते, उसी समय वो लोग कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं चुनाव, लोकल लेवल चुनाव के लिए। वहां का एक लोकल बिजनेसमैन था गुलबर्गा में, जो वहां का वाज अ रिच मैन। वो देवराज अरस को खरगे जी उनके पास लेकर जाते हैं और देवराज अरस से कहते हैं इनको भी एक टिकट चाहिए, ही इज अ वेरी वेल्दी मैन। खरगे देवराज अरस लिसन्स टू हिम। व्हेन दैट मैन गोज अवे, बिजनेसमैन गोज अवे, देवराज अरस खरगे जी को कहते हैं देखिए ये जो बिजनेसमैन है ना, इनकी आप कभी यहां आकर सिफारिश मत कीजिए। ये एक बार आपकी राजनीति में आएंगे, वो पैसे के बल पे आपको खत्म कर देंगे। सो यू बी इंडिपेंडेंट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, ये हम लोगों ने खूब बात कर ली खड़गे जी के बारे में, शशि थरूर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। हारे को हरिनाम, और जो सोज साहब ने शिकायती पत्र दिए, मधुसूदन मिस्त्री नाराज होकर बोले कि मेरे सामने बोलते हैं कि जी मैं आपके रिस्पॉन्स से संतुष्ट हूं, मीडिया में जाके कुछ और बयान देते हैं। राहुल जी देखिए सौरभ, मैं शशि थरूर जी का जो पूरा ये इलेक्शन का एक्सरसाइज है, इस पूरी इलेक्शन एक्सरसाइज ये जो है ये किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि बीजेपी को दिखाया जाए कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है। वो बार बार कह भी रहे हैं कि हमने कम से कम चुनाव कराए तो किसी को 7,500-8 हजार वोट मिला, किसी को 1000 वोट मिला, नामित तो नहीं हो गए। अब देखिए साहब, क्या है कि अगर यही डेमोक्रेसी है तो तौबा है डेमोक्रेसी कि अगर डेमोक्रेसी यही है, क्योंकि वो वोट जो पड़ा है 8,000 और 1,000, अगर इस देश में ऐसा वोट पड़ता है और डेमोक्रेसी ऐसे तय होती है तो साहब ये डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज वाला मामला है। कमाल कर रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं कि राजदीप कह रहे हैं कि हाईकमांड के कैंडिडेट हैं। हाईकमांड का कैंडिडेट हो जाने का मतलब कि इस देश के अंदर अगर चुनाव हो रहा है और कोई आदमी के लिए इतना बड़ा एडवांटेज तय हो जाए कि फलां उसके You are saying that it was not a level playing field? I don't think it was. पर 1000 वोट फिर भी पा गए, 1000 से ज्यादा। देखिए थरूर साहब में पॉपुलैरिटी, और मैं कहूंगा कि 1000 वोट एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस में इतनी ज्यादा बगावत है, इतनी ज्यादा नाराजगी है। और वो जो ये कहा गया यूपी में काउंटिंग को लेकर भी कुछ बातें कही गई, इतना एम्फेसिस, यानी अभी भी हाईकमांड में दम है साहब, टाइगर अभी जिंदा है। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कम से कम चुनाव तो हुआ। हाँ। जिसमें वो हर राज्य में दोनों कैंडिडेट गए। बीजेपी में ये भी नहीं होता है। देखिए आज की तारीख में कोई मुझे बताए कि जेपी नड्डा आज या जनक कृष्णमूर्ति 20 साल पहले कैसे बने, या कुशाभाऊ ठाकरे, किसने वो तय किया। अब आप शशि थरूर को कह रहे हैं कि व्हाई डिड शशि थरूर कॉन्टेस्ट, जो मुझे देखिए शशि थरूर 3 बार तिरुवनंतपुरम के एमपी रहे हैं, लेकिन ना वो सीडब्ल्यूसी में थे, ना किसी बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी में। 4 साल पहले उनको कहा गया ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस आप संभालिए, उसके प्रेसिडेंट बने हुए। हाँ, जितने भी मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल है, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यंग लोग हैं, उनको आपके साथ जोड़िए। वो लिट फेस्ट में जाते हैं, किताबें लिखते हैं, उनकी एक प्रभावशाली एक कंस्टिट्यूंसी बन गई। अब तो हिंदी भी लगातार बोल रहे हैं। और वो हिंदी, देखिए शशि थरूर की एक बात माननी पड़ेगी कि वो एक तरह से ब्रांड थरूर जो है उसको तो लिफ्ट मिला है, भले ही वो चुनाव हारे हैं। आज की तारीख में कम से कम आप ब्रांड या थरूर, शशि थरूर की चर्चा तो कर रहे हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी मेंबर नहीं है, और कल आकर कह सकते हैं देखिए मुझे शरद पवार और राजेश पायलट से ज्यादा वोट मिले। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, उनके लोगों ने 3 बजे दोपहर तक चुनाव हो रहे थे, डेलीगेट्स को एसएमएस करके कह रहे थे प्लीज वोट फॉर थरूर, थरूर टुडे फॉर इंडिया टुमारो, या जो भी उनका 1 लाइन था। अच्छा। उन्होंने 1 लाइन रखा था, एसएमएस एंड तक लोगों को भेज रहे थे। एक कांग्रेस डेलीगेट ने उनको फिर वापस कहा शशि डोंट वरी, आई विल हैव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, क्योंकि शशि थरूर बार बार जहां जाते थे लोगों को कहते थे प्लीज एक्सरसाइज योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन। देखिए शशि थरूर कांग्रेस स्ट्रक्चर में शायद फिट नहीं होते हैं,
क्योंकि कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो भी है ना पुरानी फिएट की तरह है। यू कांट कम इन एंड सडनली से आई एम अ फॉर्मूला 1 ड्राइवर, आई विल चेंज योर इमेज। टाइम लगता है। फिएट या एम्बेसडर कहिए। That's with all the old institutions. I think Shashi Tharoor can only survive in Congress. नहीं, शशि थरूर जैसा कैरेक्टर सिर्फ that's true. बीजेपी में स्कोप But नहीं he है ऐसे cannot- he नेता cannot- का। no, no, he लेफ्ट cannot में be- इसका स्कोप है ही नहीं, कतई नहीं। But he तृणमूल cannot कांग्रेस में become होते तो president. 4 दिन पहले निकाल देखिए, दिया आप जाता। लेफ्ट का जिक्र कर रहे हैं, अच्युतानंद साहब 100 बरस के होने जा रहे हैं, 99 पूरे बिल्कुल। कर लिए हैं। वो ठीक है। 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, 1 बार सीएम रहे, लेकिन पिनराई विजयन का युग आने के बाद नोबडी इज इवन No, that's true. paying attention to that grand old man of Kerala यहाँ politics. पे राजदीप ने डेमोक्रेसी के कसीदे पढ़ दिए। मैं तो कहूंगा साहब कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक समय पे सोनिया गांधी, राजीव गांधी या कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे जो चुनाव से जिनके आए वो उतना ही पावरफुल था जितना बिना चुनाव के आया हुआ एल के अडवाणी था। तो आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे उतने ही पावरफुल आप बताइए नेता हैं जितने जेपी नड्डा हैं। और रही चुनाव तो की बात, तो चुनाव तो साहब 1950 में हुआ था, जब एक तरफ जीबी कृपलानी थे, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम दास मुझे ये टंडन थे। बताइए कि ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से साहब। ये डेमोक्रेसी से आया हुआ नेता भी बेकार है और बिना डेमोक्रेसी आया हुआ नेता भी राहुल इज बेकार है। मेकिंग अ बिगर पॉइंट कि जो पार्टियां इस डेमोक्रेसी में हमारी नुमाइंदगी पर हक जताती हैं, उनके अपने संगठन में भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल हो, डेमोक्रेसी कितनी है ऊपर कंसेंसस नहीं, सब बराबर है सर। बिकॉज डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी कैनॉट बी जो वेस्टमिंस्टर मॉडल जिससे हमें मिले। क्योंकि इस हफ्ते में क्या बड़ी स्टोरी हुई है ब्रिटेन में, और बड़ा जोक है। लिज ट्रस का इस्तीफा। अब 45 दिनों में एक नया प्रधानमंत्री आता है। अब क्या हो रहा है वहां, और एक वोट होने वाला है, और जिनको 100 एमपीज मिलेंगे वो लड़ सकते हैं बोरिस जॉनसन। और हमारे टीवी पर फिर से ऋषि सुनक का इश्तेहार चलेगा। ये अंग्रेजों को राजनीति क्या पता है। देखिए, बिकॉज देखिए, यू नो व्हेन वी कंपेयर इट, ब्रिटेन इज अ स्मॉल आइलैंड। व्हाट इज द पॉपुलेशन? आप इतने बड़े डाइवर्स स्टेट में, इतने बड़े डाइवर्स नेशन में, जो हमारा नेशन कंट्री है, इतने बड़े डाइवर्स देश में आप किस तरह से एक व्यक्ति को केवल कह सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से निकला है? हमारे यहां अलग अलग गुट होते हैं, सबको साथ लेकर करना पड़ता है। कंसेंसस इज द ओनली वे टू रन इंडिया। इन ब्रिटेन आप ओपन डिबेट कर सकते हैं, ऋषि सुनक वर्सेस लिज ट्रस वर्सेस बोरिस जॉनसन। अब शशि थरूर ने एक ही पार्टी के भीतर, शशि थरूर ने मुझे कहा था, शशि थरूर के एक दोस्त ने कहा था मुझे फोन करके, देखिएगा फ्लो में नाम ना बोल दीजिएगा। शशि थरूर के दोस्त ने मुझे फोन किया, राजदीप व्हाई डोंट यू हैव अ डिबेट बिटवीन मल्लिकार्जुन खड़गे एंड शशि थरूर? तो मैंने कहा बॉस ये इंडिया है। नो दे हैव इट इन द वेस्ट। बिल्कुल सही कैंडिडेट को बोला, डिबेट आप भी करवाते रहते हैं रोज। नहीं, पर देखिए यही तो है ना, हमको लगता है कि हम दोनों को लेकर डिबेट कर सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने कहा शशि थरूर इज एलीट, बट शशि थरूर कह रहे थे मैं देश भर में जा रहा था ऑन वेरियस इंडिगो फ्लाइट्स, while Mr. Tharoor, while Kharge ji was accompanied by the full media team of the Congress, मीडिया टीम के कुछ लोग भी उनके साथ हर जगह जा रहे थे। सो यू नो शशि थरूर इज अ उन्होंने अपनी भी हम्बल बैकग्राउंड, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में। सर हिज फादर यूज्ड टू वर्क इन अ न्यूज़पेपर विद स्टेट्समैन। ही वेंट टू द सेम स्कूल एज मी। मैं नहीं समझता कि हम लोग कोई एलीट हैं, हम लोग भी मिडिल क्लास से आए हुए। आई नो राहुल, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल, राहुल श्रीवास्तव डज नॉट लाइक इट व्हेन आई से इट, बट आई सी माई सेल्फ एज मिडिल क्लास। माई पॉइंट इज डिफरेंट। डेमोक्रेसी इन इंडिया विल बी वेरी डिफरेंट। लोकतंत्र जो भारत में है, जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में चुनाव हुआ लेकिन इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एब्सोल्युटली राइट। आप कंसेंसस चाहते हैं, क्यों हाई कमांड जो चाहता है वही चाहता है। बीजेपी में क्या होता है, जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहते हैं वही अध्यक्ष बन सकता है आज की तारीख में। नहीं, संघ की सम्मति भी जरूरी है। और संघ की सहमति, संघ इज द वीटो। सिमिलरली सोनिया गांधी यू कुड से हैज वीटो पावर, बट इन रीजनल पार्टीज वो भी नहीं किया जाता, वो तो ऑटोमेटिकली। लेकिन बीजेपी में मैं बीजेपी की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पे सड़क पे पोस्टर लगाने वाला नितिन गडकरी अध्यक्ष एस्पायर कर सकता है। यहां पे शशि थरूर मिडिल क्लास नहीं कर सकता साहब, हरा दिया। But Mallikarjun Kharge was a block developer. He did not aspire to be president. You yourself said. हाँ नहीं, that's right. The difference is aspiration नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में aspiration है। चलिए, last point is in the last 20 years in particular, पिछले 20 सालों में कांग्रेस एक धीरे धीरे जो हम कहते हैं क्वाज़ाई प्राइवेट फैमिली हेल्ड फर्म जिस तरह से बन गया, उसकी वजह से जो नए टैलेंट्स आ सकते थे,
जो अध्यक्ष बन सकते थे वो नहीं बन पाए, और एक पूरा जेनरेशन चला गया इसकी वजह से। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में टैलेंट नहीं था, उसी समय में बीजेपी के मुझे लगता है कितने 7, 8 या 9 अध्यक्ष बने उसी दौरान, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कई लोग। तो मुझे लगता है पिछले 20-25 साल का अगर हम एक्सपीरियंस ले, उससे हम जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक क्लोज डोर पॉलिटिक्स हो गई, एक बंद दरवाजा हो गया, एक ग्लास सीलिंग हो गई। क्या खरगे जी की वजह से वो तोड़ेगा, एक नॉन गांधी बन रहा है? इस पर एक बड़ा सवाल है। जब तक एलिफेंट इन द रूम जिसे मैं कहता हूं, हाथी जो है राहुल गांधी, उनका क्या? राहुल गांधी को हाथी बोल रहे हैं या एलिफेंट इन द रूम? थोड़ा क्लियर कर दीजिए, नहीं बाद में वो इतना क्लिप काट के। नहीं, मैंने एलिफेंट इन द रूम सौरभ अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका मतलब जो आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और वो इतना प्रकट है आपके सामने कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसका यही आशय है। बिल्कुल सर, जैसे कांग्रेस के सोशल मीडिया ने आपको टारगेट किया है, आज मैंने जब कॉलम लिखा जिसका हेडलाइन एलिफेंट, हमारा क्या है राजदीप जी, हमें सब पार्टियों की आईटी सेल से बराबर मोहब्बत मिलती रहती है समय समय पे। सुबह कहा गया यू आर अ संगी स्टूज। संगी स्टूज क्यों? क्योंकि मैंने उस आर्टिकल में कहा कि एलिफेंट इन द रूम, ये एक फ्रेज है कि एक ऐसा सवाल है कि राहुल गांधी, आपको तो लेकिन अभी तक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई होगी सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेके। नहीं सर, रात को सौरभ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं किशोर कुमार की आवाज सुनकर सो जाता हूं। इंक्रीजिंगली सी एक क्राइसिस होती है डेमोक्रेसी के अंदर। टफ टाइम्स क्रिएट गुड लीडर्स क्रिएट गुड टाइम्स स्टार्ट क्रिएटिंग बैड लीडर्स, एंड बैड लीडर्स स्टार्ट क्रिएटिंग टफ टाइम्स। ये एक पॉलिटिकल साइकिल है। आप देखिए पूरे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रही हैं और वो क्राइसिस हो रही है। बीजेपी, जो राजदीप कह रहे हैं कि लीडर गायब होते गए, बीजेपी करंटली उसी दिशा में जा रही है। ये क्राइसिस अगर लोग नहीं करेक्ट करेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए क्राइसिस, क्योंकि टफर टाइम्स फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी बिकम ए टफर टाइम यूजुअली इवन फॉर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अरे भाई साहब, जब आप जलेबी ठंडी हो रही है सर, एंड में क्या है कि आप देखेंगे, आई सेड लास्ट 20 ईयर, लेट मी चेंज इट, लास्ट 40 ईयर्स। 80 से जब इंदिरा गांधी वापस आती है, आप बाबा साहेब भोसले जैसे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति थे लेकिन ही वॉज नॉट द चॉइस ऑफ एमएलए, बट आप उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। और वही भूल मुझे लगता है शायद बीजेपी कर रही। जब आप ये भूपेंद्र पटेल को बनाते हैं गुजरात में, वॉज ही द चॉइस ऑफ एमएलए? क्या उसमें लोकतंत्र था? तो सेंट्रलाइज जो लीडरशिप्स होते हैं, 10 जनपद हो या 7 लोक कल्याण मार्ग हो, जब इस तरह की सेंट्रलाइज लीडरशिप बनती है तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं वीकन होता है, कमजोर होता है। थैंक यू सो मच मिस्टर राजदीप सरदेसाई, मिस्टर राहुल श्रीवास्तव एंड मिस्टर नागार्जुन। अब मेरी स्पीच की बारी है। देखिए, लोकतंत्र एक लगातार विकसित होती प्रक्रिया है। नागरिक का निर्माण, नागरिक का अपने दायित्वों के प्रति बोध, और जब हम नागरिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो एक श्रेणी के नहीं होते। मैं बार बार यहाँ पर कहता हूँ, आप जब अबूझमाड़ के जंगल में जाएंगे, किसी आदिवासी महिला से मिलेंगे, उसके लिए राजनीति के मतलब कुछ और हैं, बनाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठकर अपनी शाम की चुस्कियों के साथ अलग अलग राजनीतिक सिद्धांतों का शल्य चिकित्सा करते हुए राजनीति पर बात करने का, और कमतर कोई नहीं है। अक्सर इसमें एक ये भाव भी आ जाता है जिसको एंटी इलिटिज्म, गोया पढ़ा लिखा होना या अपनी मेहनत से, अपने कौशल से धन कमाना गुनाह हो। नागरिक वो भी हैं, नागरिक ये भी हैं, पर ऐसे में कुल जमा बात ये होती है कि एक मीडियन, औसत के ऊपर आय वर्ग में, मेधा के वर्ग में और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले जो नागरिक हैं, क्या एक पॉलिटिकल सिस्टम उनको रिप्रेजेंटेशन का एहसास देता है? ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज है। हम में से कई लोग इस चीज को लेके खफा भी हो जाते हैं, अरे साहब फलाने तो हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, नौजवान तो हमेशा ये करते हैं। एक डेमोक्रेसी की ताकत इस बात से भी मापी जाती है कि वो कितने एंगर को, कितने गुस्से को और कितने एस्पिरेशंस को न सिर्फ एब्जॉर्व करता है बल्कि अलग अलग तरीके से व्यक्त करने का मौका भी देता है। एक आदमी है जो सुबह सवेरे उठता है और एक पौधे में पानी देता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। एक आदमी है जो अपना मकान बनाने के लिए, फूस डालने के लिए, उसी पौधे ने जब पेड़ का रूप ले लिया तो ऐसे एक पेड़ को काटता है, ढो के ले जाता है। एक आदमी है जो आरा मशीन के नटबोल्ट कस रहा है और उसको तेल दे रहा है ताकि इसके बीच का सफर तय कर सके, और सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। यही बात राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है।
कांग्रेस ने एक उपक्रम रचा, कहा गया चुनाव है, चुनाव को लेकर आपने सुना हमारे दोनों वरिष्ठ मेहमानों की अलग अलग राय है। यह भी एक खूबी है डेमोक्रेसी की, और कांग्रेस इस बात पर मुस्कुरा सकती है कि इसी बहाने उनके प्रत्याशी के ऊपर, प्रत्याशियों के ऊपर, मौजूदा अध्यक्ष के ऊपर और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर मीडिया में चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मुस्कुरा सकती है कि जेपी नड्डा हो या उनके पहले कोई हो, कभी भी विस्तार से इस पर चर्चा नहीं होती है, या होती है तो बाहर नहीं आती है कि रात में किसका फोन आया, सुबह किसने पर्चा भरा, दोपहर में क्या हुआ। ये एक और स्वरूप है। शक्तिशाली नेता कह सकते हैं कि जब मेरे नाम पर जनादेश मिलता है, जिम्मेदारी मेरी है, हार की जीत की तो फैसले भी मैं ही करूंगा। संगठन कह सकता है हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारी भूमिका एक व्यक्ति के वय से ज्यादा होती है। चर्चाएं चलती रहेंगी नेता नगरी में। आप सभी को हम सभी की तरफ से दीपोत्सव की, दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। 3 विंडो करो भाई, है दीपावली। राहुल जी आप भी कर दीजिए थोड़ा सा, है हाथ भी जोड़ लीजिए, सब प्रणाम कर लीजिए। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अगर मैं कहूं तो आप मुझे एलिट कहेंगे? अरे कहां इतना, आप क्यों यू रिएक्ट, दैट्स व्हाई पीपल कीप कमेंटिंग, डोंट डू दिस। नहीं, मेरा यू कीप रिमाइंडिंग देम। नहीं, मेरा ये कहना है कि शशि थरूर जैसे पढ़ा लिखा होना एलिटिज्म का ये नहीं है। एलिटिज्म शुड बी योर वैल्यूज एंड हाउ यू डील विद पीपल, दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। आज का नेता नगरी यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।